भारत और चीन के बीच लद्दाख में एलएसी पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। एलएसी पर भारत और चीन के बीच जो तनाव है उसको लेकर राजनाथ के बयान के बाद सर्वदलीय बैठक ये बुलाई गई है। एलएसी पर हालात के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एलएसी विवाद के बाद दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मानसून सत्र में बवाल के बीच सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। एलएसी विवाद के बीच दिल्ली में बड़ी हलचल। गौरतलब, बैठक संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दिए गए बयान के बाद बुलाई गई है। राजनाथ सिंह ने चीन के मुद्दे पर विपक्ष का साथ मांगा था और ये साफ कहा था कि जो एलएसी पर हालात हैं वो तनावपूर्ण हैं। चीन लगातार भारतीय सीमा में अतिक्रमण के रोज नए तरीके खोजने की कोशिश में है और इसके चलते लगातार तनाव बढ़ रहा है। चीन ने एलएसी को भी अपनी तरफ से परिभाषित किया है। उसके बाद जो तनाव हुआ, 14-15 जून की रात की जो घटना हुई, उसके बाद 29-30 अगस्त को जो तनाव पैदा हुआ, उसके बाद से अब तक 4 से ज्यादा बार यहां पर गोली चल चुकी है। सर्वदलीय बैठक के मुद्दे क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ऐतराज जता चुकी है इस बात को लेकर कि स्थिति साफ नहीं है। प्रश्नकाल को रद्द किए जाने पर ऐतराज जताया है। चीन के मुद्दे से मोदी सरकार पर भागने का आरोप लगाया है। चीन के मुद्दे पर विपक्ष विस्तार से जानकारी चाहता है, बैठक चाहता है। मानसून सत्र में सरकार ने चीन विवाद पर बयान दिया और विपक्ष इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा चाहता है। लिहाजा सर्वदलीय बैठक में इस बात की पूरी संभावना है कि ज्यादातर बातचीत चीन और भारत के बीच उपजे तनाव को लेकर होगी, भारत की स्थिति को लेकर होगी। चीन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है, चीन किस वजह से कार्रवाई कर रहा है, क्या लेकर अरुणाचल तक पूरी एलएसी पर है या ये तनाव अभी लद्दाख में ही ज्यादा है। इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष केंद्र सरकार पर भागने का आरोप लगा रहा है और लिहाजा सरकार की तरफ से अब ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जो एलएसी पर तनाव के बीच अहम बैठक हो सकती है। विपक्ष को वो तमाम जानकारियां दी जा सकती हैं जो इस तनाव के बीच में विपक्ष जानना चाहता है और विपक्ष को ये बताया जा सकता है कि हालात अगर हाथ से निकलते हैं तो पूरा देश एकजुट होकर सामने दिखना चाहिए। इस बीच चीन के साथ एलएसी पर तनातनी को देखते हुए सेना ने लेह में अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वायुसेना के ग्लोब मास्टर और IL-76 जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से रसद और दूसरा साजो सामान लगातार लेह एयरपोर्ट पहुंचाया जा रहा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं और ये तैयारी लगातार चल रही है। इस वक्त आप स्क्रीन पर ग्लोब मास्टर को देख रहे हैं, C-17 ग्लोब मास्टर, जो कि सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है जो कि रणनीतिक लिहाज से काफी अहम कहा जाता है और इसके चलते रसद हो, हथियार हो, तमाम गोला बारूद, कुमुक हो, उसको बटालियन को पहुंचाना हो, वो कहीं ज्यादा आसानी से हो सकता है। तस्वीरों में आप C-17 ग्लोब मास्टर को इस वक्त देख पा रहे हैं। केवल C-17 ग्लोब मास्टर ही नहीं लेह की हवाई पट्टी पर लैंड कर रहा, उसके अलावा तमाम दूसरे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, चिनूक, अपाचे और तमाम दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट भी वहां पर मौजूद है। IL-76 भी इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन के काम में लगा है। चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है जो एक बार में 10 टन तक वजन उठा सकता है। आर्कटिक टेंट, कमरा गर्म करने के लिए हीटर जैसी चीजें लेह पहुंचाई जा रही हैं जिनकी सर्दियों में ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को जरूरत होगी। भारत ने चीन के उकसावे के बाद एलएसी पर मनमाने तरीके से एलएसी क्रॉस करने के चीन की कोशिशों के बाद भारत ने पैंगोंग के पास जब विवाद बढ़ा तो कई ऊंची चोटियों पर कब्जा किया भारत ने। उन चोटियों पर भारत के सैनिक अभी भी जमे हुए हैं, लेकिन वहां का मौसम इतना
विकराल, इतना विकट हो जाता है सर्दियों के दिनों में कि उससे बचने के लिए इन तमाम चीजों की जरूरत होती है। आपको सुनवाते हैं उन जवानों की जुबानी जो इस मिशन में जुटे हुए हैं। एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की अभाव की वजह से यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, दैट इज लंग्स में पानी भर जाता है, और हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, जिसमें दिमाग में पानी भर जाता है, ये जानलेवा होती है। एंड इनको हमको इवैक्यूएट करने के लिए हमारे पास ये जो पीछे हैपो बैग दिख रहा है आपको, ये स्पेशलाइज्ड बैग है जिसमें हम प्रेशराइज करके हेलीकॉप्टर से आगे हाई एल्टीट्यूड पोस्ट से हम अपने पीछे वाले अस्पताल में पेशेंट को इवैक्यूएट करते हैं। डिपो लद्दाख क्षेत्र का सबसे बड़ा आयुध डिपो है। यहाँ पे हम स्पेशल क्लोथिंग, टेंटेज, हीटिंग अप्लायंसेस, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट और सुरक्षा उपकरण आदि हमारे जो ट्रुप्स फॉरवर्ड में तैनात हैं उन्हें इशू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैकग्राउंड में विभिन्न प्रकार के टेंट लगे हुए हैं, जैसे कि स्मॉल टेंट, लार्ज टेंट, मीडियम एंड टेंट हाई ऑल्टीट्यूड। हमारे टेंटों में हीटिंग अप्लायंसेस की सुविधा मौजूद है। इन सुविधाओं के अलावा हमारे जवानों को कैरो हीटर्स, जो कि हजारों की तादाद में जो भी हमारे जवान आगे डिप्लॉयड हैं, उनको इशू किए जा चुके हैं। रिपेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें लगने वाले स्पेयर्स और कंपोनेंट्स। टेक्निकल स्टोर्स ग्रुप का काम होता है कि रिपेयर टेक्नीशियंस को एक फायरिंग पिन से लेकर के एक टैंक के इंजन असेंबली तक जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो हम उन्हें वो अवेलेबल करवाएं। जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक मोबाइल स्पेयर्स बिन लॉरी है जिससे हम मोबाइल फॉरवर्ड रिपेयर टीम्स तक स्पेयर्स, कंपोनेंट्स और असेंबलीज पहुंचाते हैं। ऐसी कई गाड़ियां आज की डेट में फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉयड हैं और रिपेयर टेक्नीशियंस को उनके सभी ज़रूरत के स्पेयर्स, कंपोनेंट्स और असेंबलीज अवेलेबल करवा रही हैं। आज हमारी स्टॉकिंग लेवल्स, चाहे वो राशंस की हो, फ्यूल, ऑयल्स या लुब्रिकेंट्स की हो, टेंटेज की हो, हीटिंग अप्लायंसेस की हो, जिसमें बुखारी और कैरो हीटर शामिल हैं, या एमुनिशन की हो। आपने देखी तस्वीरें, आपने देखा जोश, आपने देखी उनकी इस वक्त की मौजूदगी, उनकी चुस्त फुर्ती इन तमाम जवानों की जो लेह के उस ठंडे वातावरण में इस वक्त केवल इसलिए हैं कि देश की सरहद पर जो मोर्चे हैं उनको होल्ड रखा जाए, उनको बनाए रखा जाए और वहां पर अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन जो लगातार बाउंड्री पार पहुंचाना है वो अपने इस जज्बे से दिखाया भी जा सके। वहीं इससे पहले कल राजनाथ सिंह ने लोकसभा में चीन को भी उसकी औकात बता दी थी और ये साफ कर दिया था कि अगर भारत की तरफ आंख उठाई तो उसे भारी पड़ेगा। और बताया कैसे गलवान में पहले पीएलए के सैनिकों को भारत के शूरवीरों ने धूल चटाई और फिर 29-30 अगस्त की रात को चीन के दुस्साहस का करारा जवाब दिया। हमारे जवानों का यह संकल्प सराहनीय है कि दुर्गम ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन की कमी है तथा तापमान शून्य से नीचे है, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आती है और वे सियाचिन, कारगिल और आदि ऊंचाइयों पर अपना कर्तव्य इतने वर्षों से लगातार निभाते आ रहे हैं। मुझे इस रक्षा मंत्री ने जवानों के शौर्य का बखान किया, बताया कैसे एलएसी पर चीन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे जवान हमेशा मुस्तैद हैं। हालांकि रक्षा मंत्री ने माना कि लद्दाख में आज हालात चुनौतीपूर्ण हैं, इसीलिए उन्होंने संसद में एकजुटता प्रस्ताव की मांग की। यह समस्या है, यह समय है जब यह सदन अपने सशस्त्र सेनाओं के साहस और वीरता पर पूर्ण विश्वास जताते हुए उनको यह संदेश भेजे कि यह सदन और सारा देश सशस्त्र सेनाओं के साथ है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में लगातार जुटे हुए हैं। एलएसी पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री ने सदन से प्रस्ताव की मांग रखी, तभी हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस प्रधानमंत्री से चीन मसले पर बयान देने की मांग करते हुए लोकसभा से वॉकआउट कर गई। हिंदुस्तान की फौज की समर्थन के लिए हमारे फौजों को हमारे पार्टी की तरफ से उनकी शौर्य, उनकी जज्बा, उनकी बहादुरी को मान्यता देते हुए हमारी तरफ से दो टूक बात करने का गुहार लगाई कि हमारे बहादुर फौजों ने सरजमीन पे सीना ताने हुए देश को रक्षा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा में हंगामा काटा तो वहीं राहुल ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ ट्विटर वॉर छेड़ा।
राहुल ने कहा, रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी जी ने देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया है। हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था, है और रहेगा। लेकिन मोदी जी, आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे? चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लेंगे? चीन का नाम लेने से डरो मत। चीन विवाद पर राहुल पहली बार सरकार पर हमलावर नहीं है। वो इससे पहले भी कई बार एलएसी विवाद पर मोदी सरकार को घेर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार चीन के खिलाफ एकजुटता की अपील कर रही है, जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रस्ताव की मांग कर रही है, ऐसे में कांग्रेस का अड़ियल रुख जहां एक तरफ सीमा पार गलत संदेश देता है, तो मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। मेजर जनरल जेके परिहार साहब जुड़ेंगे और हमारे साथी राकेश कुमार सिंह जुड़ेंगे और आशीष सिंह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे और हम बात करेंगे एलएसी पर जो कुछ भी हो रहा है, इस ऑल पार्टी मीट में सरकार क्या संदेश देने वाली है। लेकिन 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर चिनूक से लेकर ग्लोब मास्टर तक भारतीय सेना अपने दुश्मन का सीना चीर देने के लिए हर तरह से तैयार दिख रही है। चिनूक आपको दिख रहा है, दूसरी तरफ ध्रुव हेलीकॉप्टर दिख रहा है और साथ में C-17 ग्लोब मास्टर दिख रहा है। सबसे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसके जरिए भारी मात्रा में रसद हथियार फॉरवर्ड बेसिस तक आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। और चर्चा करेंगे अपने तमाम मेहमानों और साथियों के साथ कि एलएसी पर जो हालात हैं उसको लेकर सरकार क्या संदेश देने वाली है और संदेश के जरिए सरकार सीमा पार कौन सा संदेश देने की तैयारी में है। छोटे मानो अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, हम सभी उसी तरह उसी लाइन में खड़े हैं, उसी पंक्ति में खड़े हैं। देश का हर कोई आज ये कह रहा है कि वो भारतीय सेना के शूरवीरों के पीछे है, उनके साथ भी है। आपके साथ मैं हूं राजीव। बिल्कुल है तैयार। हम आपको ये 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी। है तैयार हम, ऑर्डर का इंतजार है। चीन से जीतेंगे, बॉर्डर पर जोश हाई है। ये आपको चारों तस्वीरों के जरिए दिखाई देगा कि किस तरह से अलग अलग डोमेन में अलग अलग तरीके से अलग अलग सामान, चाहे वो हथियार हो, फ्यूल हो या फिर राशन, सब चीज स्टॉक कर लिए गए हैं। और जो विंटर स्टॉकिंग जिसके लिए विशेष तौर पर अलग इक्विपमेंट्स की, अलग यूनिफॉर्म की, अलग टेंट्स की जरूरत होती है, उन सब का इंतजाम कर लिया गया है। और जो इंतजार किया जा रहा था पिछले कई महीनों से कि अगर अक्टूबर से पहले चीन की सेना पीछे हट जाती है तो इन सब तैयारियों को नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आसार उसके नजर नहीं आ रहे। बल्कि इंडियन आर्मी भी अब न केवल तैयारी कर चुकी है बल्कि 29 और 30 अगस्त के बाद से हम कदम आगे बढ़ा चुके हैं। ये 4 तस्वीरें उसी की बानगी हैं। ये 4 तस्वीरें वही कुछ यहां पर दिखा रही हैं और समझा रही हैं। और इन 4 तस्वीरों से समझने की भी जरूरत है कि हमारी तैयारी क्या है। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हैं, हमारे साथ राकेश कुमार सिंह हमारे साथ शामिल हैं और हमारे साथ मेजर जनरल जेके परिहार साहब में शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले राकेश, आपके पास आते हुए एलएसी को लेकर जो भी तनाव है, जो भी विवाद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में यह साफ कर दिया कि भारत की क्या स्थिति है और चीन क्या कुछ करता आ रहा है। ऑल पार्टी मीट की जरूरत आखिर क्यों आ पड़ी, किस वजह से करनी पड़ रही है जब संसद में सब कुछ बताया जा चुका था, और क्या यह समझा जाए कि इसके जरिए देश को तैयार रहने के लिए सरकार कह रही है? देखिए राजीव, लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद के बीच मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जो कि शुरू हो चुकी है। इसमें कई दल के जो है राजनेता शामिल हैं और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं चीन के बारे में, जो चीन की एलएसी पर उपजी हुई स्थिति है उसके बारे में जानकारी देंगे। और सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से संसद सत्र के आने वाले दिनों में प्लान की बात होगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में अपना बयान रखा था, अब राज्यसभा में उनको रखना है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी की ओर से एलएसी के मसले पर मंथन की मांग की जा सकती है। बता दें कि संसद सत्र में सरकार की ओर से बयान दिया गया है, लेकिन विपक्ष की ओर से इस पूरे विवाद पर विस्तार से चर्चा की बात कही जा रही थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने लोकसभा में विरोध भी जताया था और वॉकआउट किया था। अब सरकार की ओर से चर्चा के लिए इस बैठक बुलाने पर जोर दिया गया है और ये बैठक शुरू है और इसमें पूरी रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही साथ यह विपक्षी दलों को बताया जाएगा कि आखिरकार सरकार इस पर
क्यों नहीं डिटेल में चर्चा करना चाहती है? स्ट्रेटेजिकली कितना ये सरकार के लिए उचित नहीं होगा, देश के लिए उचित नहीं होगा, ये विपक्षी दलों को बताया जाएगा। राकेश, जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही मीडिया के जरिए जो संबोधन करते हैं पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले, उसमें उन्होंने ये बात कही थी, इसका एक इशारा दिया था। दूसरी बात, हमने राजनाथ सिंह को सुना, अगले दिन पूरे लोकसभा को उन्होंने एड्रेस किया और साथ ही साथ देश को भी पूरा संदेश दिया। क्या ये दो स्टेप्स, जो दो सबसे बड़े शीर्ष नेता हैं, विशेष तौर पर तब जब हम रक्षा मामलों की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, ये काफ़ी नहीं पड़ा? सारे जो दल हैं, विशेष तौर पर जो ऑपोजिशन है, उनके लिए काफ़ी नहीं पड़ा? क्या अभी भी उनके अंदर काफ़ी कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, या फिर उनकी डिमांड है कि नहीं, ये पब्लिकली ही आप डिस्कस कीजिए, जैसा कि 1962 में नेहरू जी ने गलती की थी? देखिए आशीष, जहां तक बात है विपक्ष का, खासतौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जो हैं काफ़ी हमलावर हैं और लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। राहुल हर रोज ट्विटर के जरिए सरकार पर, चीन विवाद पर गुमराह करने और प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और आज भी उन्होंने अलग अलग जो है सरकार को लेकर अलग अलग उन्होंने ट्वीट के जरिए हमला किया। लेकिन जहां तक बात है सरकार की ओर से, तो लोकसभा में राजनाथ सिंह ने अपना बयान में साफ किया था कि लद्दाख में स्थिति गंभीर है और चीन एलएसी की मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। और राजनाथ सिंह ने अप्रैल से अब तक की सभी जानकारी देते हुए कहा कि हम इसी बात को बातचीत से सुलझाना चाहते थे, लेकिन अगर परिस्थिति बदली तो भारतीय सेना तैयार है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का रुख है, खासतौर पर कांग्रेस का, वो उचित कतई नहीं ठहराया जा सकता है। जब प्रधानमंत्री ने मानसून सत्र के पहले दिन ही पूरी स्थिति उन्होंने एक तरह से संकेत दिया था, रक्षा मंत्री ने डिटेल जानकारी दी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर रक्षा मंत्री ने कहा था कि इस पर चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि स्ट्रेटेजी के दृष्टिकोण से, देश के दृष्टिकोण से, राष्ट्र के दृष्टिकोण से उचित। चलिए, क्योंकि बैठक शुरू हो गई है, तमाम जानकारियां जो आप बता रहे हैं विपक्षी दलों के नेताओं को सरकार इस वक्त दे भी रही होगी। हम अपने दूसरे खास मेहमान मेजर जनरल परिहार साहब के पास जाएं, इससे पहले हम ये भी आपको बता दें कि अरुणाचल में भी चीन ने वैसी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं और हम इस वक्त आपको की ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि चीन की क्या स्थिति है। अरुणाचल प्रदेश के पास चीनी सेना एक्टिव हो गई है इस वक्त और उसकी कोशिश ये है कि वो यहां भी मूवमेंट बढ़ाकर एक दबाव बनाने की कोशिश करे। आशीष, बिल्कुल, और न केवल पैंगोंग सो और जो ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है, बल्कि लगभग सारे एलएसी के जो मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, वहां पर अगर लद्दाख के बाद किसी एरिया में एलएसी पर सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने मिल रही है, वो है अरुणाचल प्रदेश के ठीक सामने, मतलब एलएसी के उस तरफ। और चीन ने बर्फीले इलाकों में सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। ये इसलिए क्योंकि अक्टूबर से वहां पर काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है और क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है और वेदर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ऐसे में जो निगरानी के लिए भारत ने भी जवान बढ़ा दिए हैं। देखिए, 29 और 30 अगस्त को जो कुछ हुआ उसके पहले काफी कुछ तैयारी करने की जरूरत थी और वो इंडिया ने पूरी तरह से कर ली है। और उसके बाद में चीनी सेना का भी हलचल बढ़ गई है अरुणाचल प्रदेश में और पूरे एलएसी में। लेकिन इंडियन आर्मी भी मिरर इमेज तैयार कर रही है, मतलब अगर आपके 500 सैनिक हैं तो हमारे 501 होंगे, 499 नहीं होंगे। अरुणाचल में जो एलएसी से 20 किलोमीटर दूर तक का पीएलए की यह मूवमेंट दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि वो काफी डेप्थ वाली तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि केवल 2 या 3 किलोमीटर नहीं, 20 किलोमीटर तक की तैयारी करना, 20 किलोमीटर तक मूवमेंट दिखना, मतलब कि वो काफी केवल यूनिट लेवल पे नहीं, केवल कॉलम लेवल पर नहीं, ब्रिगेड लेवल पर, डिवीजन लेवल पर, जिसमें हजारों सैनिक होते हैं, उसकी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। राजीव, और वहीं भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इस पर नजर भी रख रही हैं। कोशिश चीन की यही लग रही है कि भारत को एलएसी में तो उलझाए, लेकिन उसके साथ साथ एलएसी के तमाम अलग अलग मोर्चों पर उलझाने की कोशिश करें। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बहुत कुछ दिखा रहे हैं। देखिए एलएसी पर क्यों कुछ बड़ा होने वाला है। ब्लैक टॉप हेलमेट टॉप अब भारत का है। अब तक 224 ऐप्स भारत ने चीन के बैन कर दिए हैं, आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। साउथ चाइना सी में जो वर्चस्व की चीन की बात है उसे तोड़ा है। आशीष, बिल्कुल, और साथ ही साथ रूस के साथ में भी हमने रक्षा सौदा किया है। गलवान में हमने काफी कुछ काम किया है। पीछे पैंगोंग में हमने हरा दिया है चीनी सेना को। और अगर आप केवल फिंगर एरिया को छोड़ दें तो ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, पांगुर पास, ये सारे के सारे जो मेन वेंटेज पॉइंट्स हैं उस पर इंडियन आर्मी और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसमें विकास भी है, उनकी यूनिट उन्होंने कब्जा कर लिया है। इसका मतलब साफ है
कि जब चाहेगी भारतीय सेना आर्टिलरी के जरिए, टैंक्स के जरिए, बोफोर्स के जरिए हम पैंगोंग त्सो के न केवल दक्षिणी बल्कि जो उत्तरी किनारा है जिसमें फिंगर 4, 5, 6 ये सब एरिया है वो हमारे फायरिंग रेंज में आ गए हैं। तो ये मल्टी एंगल डोमिनेशन चल रहा है इंडिया। यानी वो जो स्पार्क शुरू करने की चीन की कोशिश है, तो भारत का जवाब यही है कि अगर वो स्पार्क करेगा तो भारत उससे दुगनी ताकत से जवाब देगा, लिहाजा उसी तरह की मिरर इमेज बना रहा है आशीष। बिल्कुल, और इसीलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक चीन को छोड़ेंगे नहीं। वो जाहिर सी बात है कि अगर चीन पीछे नहीं हटेगा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, और साथ ही साथ जो हमारी डिप्लॉयमेंट है मैन और मशीन दोनों के लिए वो हम पूरे एलएसी पर बढ़ाते जाएंगे। और यही कारण था कि 29 अगस्त तक का वेट किया गया, ताकि कुछ महीने चाहिए थे हमें। गैल्वन घाटी की जो इंसिडेंट हुई थी जून में, उसके बाद में हमने लगभग 1.5-2 महीने का समय लिया और सारे एलएसी के जो हमारे वीक एरियाज थे, या फिर जहां पर और ज्यादा गन्स और मैन और मशीन डिप्लॉय करने की जरूरत थी, वो हमने सब किया। और इसी की तस्वीरें भी हमें आपको इससे पहले सुना रहे थे कि किस तरह से चाहे वो फ्यूल हो, दवाइयां हो या फिर हथियार, सब कुछ तैयार किया। एक और यहाँ पर खास बात दर्शकों के लिए जानने की है, आप यहाँ पर ग्राफिक्स तो अच्छी तरह समझिए। भारत और चीन की जो सीमाएं हैं, जो एलएसी के तौर पर परिभाषित हैं, जिसमें दोनों ही कहते हैं कि एलएसी यहां से जाती है, चीन अपनी बात रखता है, वो उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल में मिलती है। और आशीष, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पूरा टेरेन जो है ये हिली टेरेन है, यहां पर कहीं भी मैदानी इलाका नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए यहाँ पर काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है दोनों सेनाओं के लिए, क्योंकि एक माउंटेनस रेंज में ऑपरेट करना इजी होता है क्योंकि आपको दूर तक दिखाई देता है, प्लेन्स होते हैं, आपकी गाड़ियों की मूवमेंट, मैन और मशीन डिप्लॉयमेंट इजीली हो जाता है। लगभग 1150 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर एरिया है। और अगर हम केवल अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो भारत के 90,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर चीन इस तरह से दावा करता रहा है। जहां पर हम अक्साई चीन पर दावा करते हैं, चीन अरुणाचल प्रदेश में भारत पर दावा करता है। और इसीलिए लगातार वो एलएसी की जो बातें चल रही हैं पिछले कई दशकों से, उसे मानने को तैयार नहीं है। अरुणाचल में कौन कौन से एरियाज हैं? देखिए, सबसे पहले तवांग, दूसरा है बुमला, असाफिला, लुला, ये संवेदनशील इलाके हैं जहां पर इंडियन आर्मी ने काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट कर दी है। इंडियन आर्मी के साथ साथ जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है आईटीबीपी, उन्होंने भी डिप्लॉयमेंट कर लिया, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जहां से चीन घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। जैसा उन्होंने हमने अप्रैल के बाद से देखा, फिंगर 4, 5, 6 वाले एरियाज में देखा, पैंगोंग त्सो लेक में, साथ ही साथ ईस्टर्न लद्दाख के कुछ और इलाकों में देखा। ऐसा ही कुछ अगर चीन को अरुणाचल प्रदेश में करना पड़ेगा तो ये वो एरियाज हैं जो मैंने आपको बताया कि जहां से वो घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, डोमिनेशन की कोशिश कर सकते हैं, डोमिनेशन की कोशिश कर सकते हैं। और यहां पर हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, इसमें ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ मेजर जनरल जेकेएस परिहार साहब भी हैं। मेजर जनरल जेकेएस परिहार साहब, 1962 में जो युद्ध हुआ, जो वॉर हुआ, उसके बाद 65, 75 और अब 2020, यानी ये चौथा ऐसा मौका है जब एलएसी पर गोलियां चली हैं, एलएसी पर तनाव बढ़ा है और एलएसी पर जो स्थिति है उसमें खूनी या हिंसक झड़प हुई है। आज की स्थिति में, अभी की तारीख में, जब ग्लोबल टाइम्स और चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री लगातार ये कह रही कि सारी गलती भारत की है, चीन तो कतई इस तरह की हरकत नहीं करता, क्या अब भी हमें मानना चाहिए कि चीन के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर जो नेगोशिएशंस होते हैं उसकी कोई कीमत है, या अब भारत को पूरी तरह से मुस्तैद हो जाना चाहिए कि अब बिना तोड़े नहीं छोड़ा जाएगा? देख चलता हूँ कि भारत तो 1962 1 दिसंबर के बाद से ही मुस्तैद होना शुरू हो गया, और इसीलिए उसके बाद के सारे युद्ध जो भी हुए हैं वो हमने जीते हैं। और चीन का जो ये एक डी डार्क रिएक्शन जो भी हुए हैं वो हमने जीते 2017 से, और चीन का जो 2019 से वो पूल डी डार्क रिएक्शन नहीं है, इसकी प्लानिंग उन्होंने 2017 से करी और 2019 में वो फुल स्विंग इसमें आ चुके हैं। तो उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर एलएसी को उनको अपने हिसाब से कन्वर्ट करना है तो ये उनके लिए लास्ट मौका है, और ये भारत सरकार भी समझ चुकी है और सेना इस बात के लिए पूरी तरह से सतर्क है। और रहा सवाल डिप्लोमेसी का, तो डिप्लोमेसी तो सरकारें चलाती रहेंगी। मेरी चिंता यह है कि डिप्लोमेसी में वही ना हो जो 1971 की लड़ाई के बाद में शिमला समझौते में हम हार गए, वही ना हो जो 1965 की लड़ाई जीत के हम ताशकंद समझौते में हार गए। यानी जो आप लोगों ने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस अपने पास ले ली हैं, जितनी भी हिल्स, पैंगोंग त्सो और रिजांगला, चुशुल सब सेक्टर की हैं,
कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको छोड़ दें। मेरी यही बस एक चिंता रहती है। बाकी तो मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ इलाके का, और ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि ठंडों की शुरुआत होने के पहले सारे लॉजिस्टिक्स जो है वो लद्दाख में और किसी भी ऑपरेशनेबल एरियाज में वो एस्टैब्लिश कर लिए जाते हैं और आगे ब्रिगेड्स में भी दिए जाते हैं। बिल्कुल भारत की सेनाएं जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इसी तरह से तैयारियां करती रही आपने कही कि जिस तरह से मिलिट्री गेन जो है डिप्लोमेटिकली उसे हमें खोना नहीं चाहिए। ग्रुप कैप्टन झा, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हम उस परिस्थिति में अब आ गए हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म देखें, स्ट्रैटेजिकली देखें, तो अब एलएसी क्या LOC 2 बनने की कगार पर है? एक्टिव बॉर्डर, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, गोलीबारी नहीं होगा, लेकिन LOC 2 बन जाएगा। ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब, माफी चाहता हूं, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए आपको रोकना चाहूंगा और ब्रेकिंग बता देता हूं इस बीच में। भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने के लिए चीन ने एक साजिश की है, जो पता चला है लाउडस्पीकर से सैनिकों को भड़काने में लगा हुआ है चीन। पीएम मोदी के खिलाफ सैनिकों को भड़काया जा रहा है और इसके लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पैंगोंग झील के फिंगर 4 पर पंजाबी गाने तक बजाए जा रहे हैं। चीनी सेना की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय सेना अपने राजनीतिक आकाओं के हाथों मूर्ख न बने। तो ये चीन की वही कोशिश है, ये वही तरीका है जो शायद 62 से वो अपनाता आ रहा है। इस तरह का एक वॉरफेयर और ऐसा साथ में जिससे लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सके। आशीष, ये एक तरीका है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, और साइऑप्स जिसे कहते हैं। अब वो इंडियन मीडिया के साथ वो नहीं कर पा रहे हैं, इंडियन मिलिट्री के साथ में नहीं कर पा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के साथ में नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑन ग्राउंड कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये किया जाए। पर वो जानते नहीं है कि विशेष तौर पर अभी मैं बहुत सारे यूनिट्स वगैरह के रेवलेशन तो नहीं करना चाहूँगा, उन्हें जो गाने बजाकर हम इंडियन सोल्जर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, वो जानते नहीं है कि उन्हें हरा के उन्हीं गानों पर इंडियन आर्मी के और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के सोल्जर्स वहीं पर भंगड़ा करते हुए नजर आएंगे। ये साइऑप्स के बहुत तरीके होते हैं, और मैं आपको बता दूं कि LAC पर जो ट्रूप्स डिप्लॉय होती है वो ऐसे नहीं डिप्लॉय हो जाती कि आप चले बैठ जाइए वहां पर ये टेंट लगा लीजिए। बहुत सारे साइकोलॉजिकली ट्रेनिंग भी दी जाती है, फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद में बहुत माइन्यूट लेवल पे रिसर्च होता है कि इस यूनिट के सामने, जो भारतीय आर्मी की जो यूनिट है, उसके सामने चीन की कौन सी यूनिट है, उसकी खासियत कौन है, उसका कमांडिंग ऑफिसर कौन है, उनके पास वेपन्स कौन से, ये सब कुछ तैयारी की जाती है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वो बदमाशी कर रहे हैं, हमारे सोल्जर्स जल्दी उन्हीं गानों पर भंगड़े करते हुए नजर आएंगे। चलिए, भंगड़े करते हुए नजर आएंगे। खैर, ये एक थोड़ा सा हल्का आपने यहाँ पर बात भी रखी है और थोड़ा सा माहौल को हल्का करने की कोशिश की। लेकिन ग्रुप कैप्टन वीएन झा, ये जो अभी हमने बड़ी खबर दी है, खैर ये तो एक हिस्सा है, लेकिन जो आशीष ने आपसे पूछा था, जो हालात अभी हैं, क्या आपको भी लगता है कि अब LOC 2 की तरफ कदम बढ़ा चुकी है, LOC 2 बन गई है? नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से ये LOC 2 नहीं बनेगा, क्योंकि चीन कभी भी अपना ये परसेप्शन नहीं छोड़ना चाहेगा कि वो विश्व शक्ति है, और विश्व शक्ति कभी भी पाकिस्तान जैसे बिहेव नहीं कर सकती। हालांकि हम जानते हैं कि उसने पाकिस्तान का बहुत सारा साथ दिया है और अभी भी साथ दे रहा है, लेकिन फिर भी वो LOC जैसा अपने सीमा को नहीं कर सकती, क्योंकि ये छोटा सीमा नहीं है। ये 3488 किलोमीटर जो सीमा है, इस पे वो LOC नहीं बना सकती, वो कहीं भी अफोर्ड नहीं कर सकती। और जो कमी है चाइनीज आर्मी में, PLA में, आप लोगों ने अभी तक किसी ने ये बात नहीं की, बताता हूँ मैं संक्षिप्त में। PLA में एज ऑन टुडे 20% जो पीपल हैं उसके वो न्यू रिक्रूट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपना काम छोड़ के जो इमरजेंसी सर्विस उनकी होती है आर्मी में, उसमें आए हुए हैं। तो उनके लिए जो मानसिकता है, जो मनोबल है, उनका बहुत क्वेश्चनेबल है। उनके लिए इस तरह का अगर लाउड स्पीकर इंडियन साइड से बजाया जाए इसमें मैंड्रिन में, तो वो छोड़ के भाग जाएंगे, वो कल को छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन इंडियन आर्मी है वो इतनी सुदृढ़ है, यहाँ पे एक कमांड है, यहाँ पे जो मनोबल है इंडियन। बिल्कुल, ग्रुप कैप्टन साहब, आपने कहा कि LOC 2 तो नहीं बन रहा, लेकिन एक्टिव बॉर्डर तो हो गया। अब कम से कम इंडिया एक बॉर्डर और 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन के लिए हमेशा हम कई दशकों से बात करते रहे हैं, तैयारी करते रहे हैं। LOC 2 भले ना बने, रोज इन्फिल्ट्रेशन ऑब्वियसली नहीं होगा पाकिस्तान के जैसे, रोज वहां पर सीज वायोलेशन नहीं होगा, लेकिन एक्टिव बॉर्डर तो हो गया। अब दोनों तरफ से मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट तो होगी।
ग्रुप कैप्टन झा, आपसे मैं ये कमेंट चाहूंगा, उसके बाद तुरंत जनरल परिहार के पास इस सेम क्वेश्चन पर उनका रिस्पॉन्स चाहूंगा। ये एक्टिव बॉर्डर तो अभी नहीं हुआ है, अभी लोग बंदूक लेके जरूर आए हुए हैं, लेकिन बिना बंदूक के वो पहले भी तो आ रहे थे। अभी सिर्फ अंतर इतना हुआ है कि उनकी जो भी मूवमेंट है वो पकड़ी जाती है, क्योंकि हमने रोड बना दिए हैं सीमा में, जब भी उनकी मूवमेंट होती है वो डिटेक्ट हो जाती है। तो ये चला है तभी से। आप हर साल का जो इंकर्शन है सीमा का वो देखिए, अभी जैसे 2014 में 480 इंकर्शन हुए हैं। जी जनरल परिहार, आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा इस पर, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी डिमेंशन चेंज कर देगा इंडिया का एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी। देखिए, डायमेंशन तो हमारा चेंज हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से इंडियन आर्मी ने और हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने लद्दाख में डिप्लॉयमेंट किया है, रैपिड डिप्लॉयमेंट एंड इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट आर्मी और एयरफोर्स का, उसके बाद में सारी दुनिया में हमारे लिए जो परसेप्शन है इंडिया का वो चेंज हो गया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस और पॉलिटिकल लीडरशिप जो बहुत स्ट्रांग है और उसको दबाना बहुत मुश्किल है, और चीन को ये इस बात का साइकोलॉजिकल नुकसान उठाना पड़ा है। रहा सवाल आपका पहले सवाल का जवाब, एलओसी में बदलेगी तो नहीं, तो मैं ये मानता हूं कि ये एक्टिव एलएसी रहेगी, और एलओसी का मतलब जो है वो चीन कभी पसंद ही नहीं करेगा कि एलओसी बने। तो एलओसी का मतलब ये है कि आप ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑन पेपर मैप पे साइन कर रहे हैं कि ये जो है आज की इफेक्टिव पोजीशन है। जी तो ये सर, यहाँ पर ये भी अब हमको देखना होगा, शायद माफी चाहता हूं कि आपको रोकना पड़ रहा है, समय थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि आज ऑल पार्टी मीट में सरकार क्या कहने जा रही है तमाम विपक्षी नेताओं से। उस भाषा और उस लेखनी से भी समझ में आएगा कि भविष्य को सरकार किस तरह से रखना चाहती है। बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन वीएन झा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जेके परिहार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है अभी कि भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने के लिए चीन एक साजिश कर रहा है। पीएलए लाउडस्पीकर से सैनिकों को भड़काने में लगा हुआ है। पीएम मोदी के खिलाफ सैनिकों को भड़काया जा रहा है। इस तरह के मैसेजेस पीएलए एलएसी पर लाउडस्पीकर के जरिए कर रहा है। पैंगोंग झील के फिंगर 4 पर पंजाबी गाने बजाए जा रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है जिसकी कोशिश कर रहा है चीनी आर्मी। खास खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। लद्दाख में लंबा चलने वाला है भारत चीन विवाद। एलएसी पर सेना ने अगले 1 साल के लिए एडवांस विंटर स्टॉक किया शुरू, तो अरुणाचल सीमा पर पीएलए सैनिकों की हलचल बढ़ी। चीन विवाद पर सरकार की ओर से दिए गए बयानों को लेकर राहुल गांधी का तंज, पूछा मोदी सरकार को किस बात का डर, सरकार बताए चीन के साथ या भारतीय सेना के साथ। ड्रग्स विवाद पर जया बच्चन को कंगना का करारा जवाब, पूछा कौन सी थाली दी है जया जी ने, मैंने इस इंडस्ट्री में एक्ट्रेस को मजबूत होना सिखाया। बिहार में सीटों के बंटवारों को लेकर एनडीए में बड़ा घमासान। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी की बैठक में नीतीश सरकार के काम का हुआ विरोध, जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की मांग।
नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। सुशांत सिंह राजपूत केस, इस केस की जांच की आज काफी दूर तक पहुंच गई। पहले बॉलीवुड और उसके बाद